हाँ जी, आगे चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो है मात्रक एवं मापन। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है, मतलब तीसरा लेक्चर है या तीसरा हम कह सकते हैं वीडियो है। आज के इस वीडियो में बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं कि बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग क्या होता है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, बीमीय सूत्र अभी तक हमने जान लिया बीमीय सूत्र क्या है, बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, आपको सिखा दिए हैं। अब हम जानेंगे कि बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग क्या होता है, या बीमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले का जो दो आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर उस 2 लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो हमें यहाँ पे देखना है बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग, या इसे हम कह सकते हैं बीमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग। देखिए, इससे मतलब अनुप्रयोग हम पढ़ने से पहले 2 बेसिक बात है जो आपको जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यू अभी इस चैनल पे आए होंगे और वो पहला वीडियो ही ये देख रहे होंगे शायद, ठीक है, पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनको जानना ये चीज़ें आवश्यक हैं। और जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहली बात कि समान मात्रकों का योग या अंतर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि समान विमाओं का योग या अंतर होता है। ये पहला कंडीशन है जो आपको याद रखना है। इसका मतलब समझे कि समान मात्रकों का योग होगा या अंतर होगा। जैसे अगर एग्जांपल से हम आपको अच्छे से समझा दें, जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे हमने लिख दिया 5 kg और प्लस 2 kg, तो इसकल टू हम कितना कहेंगे, 5 kg प्लस 2 kg, तो इसकल टू हम कह देंगे 7 kg। कहेंगे कि नहीं बाबू? बिल्कुल कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कैसे आपने 7 kg कह दिया, क्योंकि सबसे पहले तो जोड़ था, यहाँ पे जोड़ हो रहा था, और यहाँ पे आप देखें तो इसके आगे भी kg था, इसके आगे भी kg था। तो आपने देखा कि समान मात्रक है, समान मात्रक है तो योग या अंतर हो सकता है, मतलब जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जैसे यही अगर कह देता कि 5 kg और माइनस 2 kg, तो इसकल टू आप क्या कहते हैं, 3 kg। क्योंकि आप जानते हैं कि समान अगर मात्रक हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, गुणा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 5 kg और गुणे क्या हो जाएगा 2 kg अगर हो, या ऐसे छोड़िए। सबसे पहले इतना आप समझे, यानी पहले ये आप बताइए, समान मात्रकों का योग या अंतर होता है, ठीक है ना। बट असमान मात्रक होंगे तो क्या होगा, ये आपको ज्यादा जानना आवश्यक है। जैसे मैं आपको दे दूंगा कि 5 kg और प्लस 3 मीटर, इसकल टू में पूछ लूंगा कितना होगा, 5 kg प्लस 2 मीटर इसकल टू कितना, तो बता पाएंगे? तो इसका होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो समान क्या है, मात्रक नहीं है, इसका तो किलोग्राम है, इसका मीटर है, और जोड़ हम कैसे योग या अंतर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो असमान यदि मात्रक हो तो उनका योग और अंतर नहीं हो सकता, गुणा जरूर हो सकता है, गुणा इनके बीच हो सकता है। जैसे कि 5 kg गुणे 3 मीटर हो तो ये क्या हो सकता है, 5 या 15 और kg इंटू मीटर हो जाएगा, भले ही ये हो जाएगा। मतलब हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि असमान मात्रकों के बीच योग या अंतर, मतलब जोड़ और घटाना नहीं हो सकता, परंतु गुणा हो सकता है, ठीक है ना। केवल समान जो मात्रक होंगे उन्हीं के बीच योग या अंतर हो सकता है। बताइए, पहली बात आप समझ गए ना। चलिए, पहली बात समझ के अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे ये हमसे कहा गया है ना कि कोई भी समीकरण होए, कोई भी समीकरण, तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा होगी ना, वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोई भी आप समीकरण ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक समीकरण ले लेता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, गति का ये हमारा दूसरा समीकरण है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है, ये एक समीकरण है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपको 2 साइड दिखाई दे रहे हैं, एक आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड और एक इधर वाला क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये हमसे कह रहा है
कि लेफ्ट कोई भी समीकरण है ना तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा होगी, मतलब बीमीय सूत्र होगा ना, वो राइट हैंड साइड की बीमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो ये रूल कहता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 2 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आते हैं बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग पर। तो बीमीय सूत्र का ये हमारा पहला अनुप्रयोग है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आता है, वो तो बेसिक कुछ नोट्स थे जो हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला अनुप्रयोग है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। देखिए सबसे पहला हम ये ज्ञात कर सकते हैं बीमीय सूत्र से कि भौतिक जो समीकरण है, कोई भी भौतिक समीकरण है वो शुद्ध है या नहीं है, मतलब सही है या गलत है, उसकी हम जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले कोई हम समीकरण लेकर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक समीकरण हम जानते हैं गति का समीकरण, जो कि अभी हमने बताया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गति का समीकरण। तो गति का समीकरण हमने क्या जाना था जी, हमने यही नहीं जाना था कि s = ut + हाफ at²। तो ये हमने गति का समीकरण जाना था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इतनी बात पता है पहले रूल से ही कि जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा होगी वो राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे s क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन की बीमा क्या होगी, विस्थापन s का बीमा। तो s की बीमा क्या होती है, विस्थापन मतलब लंबाई, और लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, तो m0 l और t0, यही होगा ना जी, m0 l और t0 हो जाएगा। अब जिनको बीमीय सूत्र नहीं पता है कि जैसे विस्थापन क्या क्या होगा या बल का क्या होता है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, उनको ये मतलब मैं कहूँगा ना, अभी भी वीडियो को आप रोक कर अब चले जाइए। अब पहले आप बीमीय सूत्र निकालना सीख लीजिए। तो पहले और दूसरे लेक्चर को ज़रूर आप देख लीजिए, उसको देख लेंगे। बीमीय सूत्र आपको निकालना पता होगा। बीमीय सूत्र आप जरूर कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे कि लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, समय का क्या होता है, बल का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है। तो कुछ लगभग 10 से 15 आपको बीमीय सूत्र ऐसे ही माइंड में आपको होने चाहिए। जैसे कि मेरे माइंड में था कि विस्थापन मतलब लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो हमने m0 l t0 लिख दिया। तो इस तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है u क्या है, यहाँ पे u है हमारा वेग। तो यहाँ पे वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, वेग। तो वेग का विमा, वेग का विमा क्या होगा जी, तो यहाँ पे वेग का विमा हो जाएगा, मुझे याद है m0 l और t-1 हो जाएगा वेग बा, ठीक है ना, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पे t आ गया, t मतलब समय है, समय t है। तो समय का बीमा क्या हो जाएगा, समय का बीमा क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा m0 l0 और t हो जाएगा, ये समय का हो गया। फिर से यहाँ पे हाफ a है, a यहाँ पे क्या है, a एक भौतिक राशि है ना, a मतलब होता है त्वरण। तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा, त्वरण a का बीमा। त्वरण a का बीमा जो होता है वो याद रखेंगे m0 l और t-2 होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। फिर से समय का, समय है ना, तो समय का बीमा हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, ये होता है। तो सबसे पहले हमारा ये पहला कर्तव्य होता है, इसकी हम जांच कर रहे हैं कि ये जो समीकरण गति का दूसरा हमारा जो समीकरण है ये वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी जांच हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस समीकरण को लिखकर उसमें जो जो भौतिक राशि होंगे उन सभी का बीमा आप लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद अब हम जांच करने के लिए हमारे पास रूल पता है। रूल क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, रूल हमारे पास क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है
वो राइट हैंड साइड की बीमा के क्या होता है, बराबर होता है। वो राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होता है, ये रूल कहता है। तो अगर हम इस रूल पे आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब विस्थापन, क्या है विस्थापन s, तो विस्थापन की बीमा क्या है m0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या है m0 L और T0, तो ये हमने लिख दिया जी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे, मतलब इधर वाला u है, मतलब यहाँ पे v है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u अगर है, u मतलब वेग, वेग की बीमा क्या है m0 L, क्या है जी, वेग का बीमा होता है m0 L और t-1, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है t, समय का बीमा क्या होता है m0 L0 t होता है। उसके बाद हमारा फिर से आता है प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस हाफ लिख दिए। ए का बीमा अगर आप देखें, ए मतलब त्वरण है, इसका बीमा क्या होता है m0 L और t-2 होता है। और गुणे में ही फिर से t है, t मतलब समय का बीमा, तो मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समय का बीमा क्या होता है m0 L0 और t के पावर t ओनली t होता है, t के पावर मतलब 1 है, तो m0 L0 t हो गया। और इसके देखिए ऊपर स्क्वायर है ना, तो हम इसको स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना, इतना आप समझ गए। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है, ये m0 L और t0 है, ये है। अब ध्यान से अगर आप समझे तो इन देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है ना, तो गुणा में क्या होता है, जब हर समान होते हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो हर देखेंगे इसका भी m है, इसका भी m है, तो हर समान है तो हम लिख देंगे m, घातों को जोड़ लेंगे तो 0 और 0 क्या होता है 0, तो 0 लिख दिए। फिर से इसका पावर कुछ नहीं है, तो l के पावर है 1 और l के पावर है 0, तो 0 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 हो जाएगा। और t-1 है, इसका t यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 1 है, तो t माइनस और t प्लस इक्वल टू हो जाएगा t0। समझ रहे हैं ना, ये माइनस में t है, यहाँ पे पावर में प्लस में t है, तो ये माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएंगे, तो इसलिए t0 लिख दिया हमने। फिर से यहाँ पे प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया। उसके बाद अब ध्यान से समझेंगे, इन दोनों का करके देख लेते हैं, तो इसका m0 है, इसका भी m0, तो इसका मतलब m0 ही होगा। इसका l के पावर 1 है, l के पावर क्या है, l के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, l के पावर इसका 1 है, इसका 0 है, तो इसका मतलब l के पावर 1 हो जाएगा। और इसका t के पावर 2 है, और ये स्क्वायर है, ये t पे जाएगा तो ये भी तो 2 हो जाएगा, तो ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये t0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये t0 हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी थोड़ा सोच रहे होंगे, उनका मैं डाउट बता दूं, कि कह रहे होंगे कि सर ये स्क्वायर है तो इस पर भी होगा, तो m0 है तो अब m2 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है बाबू, स्क्वायर का मतलब होता है गुणा। अब ये गुणा अगर 0 में कराएगा, 0 में 2 का, तो 0 ही ना होगा। l पर 0 है, तो 0 से अगर फिर से 2 में कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 0 लिखे। और t के पावर 1 है, तो 1 अगर 2 में गुणा कराएगा तो 2 होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया था। तो t के पावर 2 है, और ये पे t के पावर -2 है, तो ये 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से समझें, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है कि नहीं है, हाँ 1 है, और यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, और यहाँ पे m0 L1 t0 है। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम ये जो है ना वही है, m0 L1 t है। तो इसका मतलब देखिए एक ये है, ये आधा है, तो ये क्या हो जाएंगे जी, अगर हम इनको ऐड कर दें ml और t0, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो 3/2, और ये क्या हो जाएंगे m0 L और t0 हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। अरे भैया ये एक है, एक और ये आधा है, तो अगर हम इनका लसा लेकर आगे बढ़ाते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 एकम में 2, तो 1 एकम में 1, और 2 एकम में 2, 1 2 2, तो 2 एकम में 2, 1 2 2, 2 एकम में 2, फिर से 2 एकम में 2, 1 एकम में 1, तो ये 3/2 आ जाएगा। देख रहे हैं 3/2 आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो यही 3/2 आ गया है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको इन दोनों को जोड़ दिया है। अब ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है।
इतना हो गया। अब यहाँ पे जो आपको ये राशि दिखाई दे रहा है 2/3, ये एक क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट मान होते हैं ना उसको हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा, m0 l और t0, ये इधर हमें मिल गए और इधर हमें क्या मिले, m0 l1 और t0। अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे तो क्या आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रही हैं? तो आप कहेंगे सर दोनों तो इक्वल ही है, इसका m0 है, इसका भी m0, l है तो l है और t0 तो t0। अब देखिए यहाँ पे l के पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो l के पावर 1 यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे हम नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। 0 नहीं है तो इसका मतलब 1 ज़रूर है, यहाँ पे भी 1 ज़रूर है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो क्या है, जो ये समीकरण है ना ये क्या है, सही है। ये जो समीकरण है ये सही है, शुद्ध है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जांच करते हैं, ठीक है। कोई भी समीकरण लेंगे उसका सबसे पहले बीमा निकालेंगे और उस बीमा को सिंपल सा इसमें हम रखेंगे, ठीक है, और रख कर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखेंगे तो दोनों अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो समीकरण सही है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो समीकरण गलत है। तो ये था जी, सबसे पहले हम किसी भी समीकरण की शुद्धता का पता लगा सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो सबसे पहले आपको बीमीय सूत्र का पहला अनुप्रयोग पता चल गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे अनुप्रयोग पर बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे अनुप्रयोग आता है, दूसरा कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। देखिए अलग अलग भौतिक राशि हैं उनके बीच संबंध स्थापित करना, ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। देखिए अलग अलग भौतिक राशि होंगे उनके बीच रिलेशन स्थापित करना है ना, वही क्या कहलाएगा, वो इससे हम कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देता है, कह रहा है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल t है वो उसके प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करते हैं। समझ रहे हैं, मतलब जो t है ना वो प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यहाँ पे ध्यान समझेंगे, निर्भर करता है। तो बीमीय विधि द्वारा सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सरल लोलक का जो आवर्तकाल t है इसका व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब ना ये एक हमें दे दिया है, अब इससे हमें एक समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे समीकरण, ऐसे हमें दे देगा तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। देखिए अगर ऐसे आपको दे दे तो देखिए हमें क्या रहना है, विभिन्न भौतिक राशि है, ये भी आवर्तकाल भी भौतिक राशि है, प्रभावकारी भी भौतिक लंबाई ये भी है, और ये गुरुत्वीय त्वरण ये भी एक भौतिक राशि है। तो विभिन्न राशियों के बीच क्या कह रहा है, संबंध स्थापित करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का आवर्तकाल है वो प्रभावकारी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G कि क्या होता है, जी पर निर्भर करता है। तो निर्भर करेगा ना तो हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना। इसके पावर हम जरूर लिख लेंगे, तो इसके पावर मान लेते हैं a है, इसका पावर मान लेते हैं v है। तो यहाँ से ये हमें समीकरण मिला। सबसे पहले इससे हमने यही लिखा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। निर्भर मतलब समानुपाती होगा तभी तो निर्भर कर रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे k एक नियतांक आता है और फिर से l के पावर a और g के पावर b आ गया। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक समीकरण मिला, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण एक मिला। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे कि a और b का मान क्या है, ये सब हम डिटेल में इसको एक फॉर्मूला हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले बीमा निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमारा काम बीमा निकालना है समय का, टी मतलब क्या है, समय है, समय का बीमा। तो समय का बीमा क्या होता है जी, तो हम जानते हैं m0 L0 और T1 होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारा k क्या है, एक नियतांक है, इसको छोड़ दीजिए। L लंबाई है,
लंबाई का बीमा। लंबाई का बीमा क्या होता है जी? लंबाई का बीमा होता है m0 l और t0, ये लंबाई का बीमा। g का बीमा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण g का जो बीमा होता है, g का बीमा वो त्वरण के ही बीमा के बराबर होता है। तो त्वरण का बीमा होता है m0 l और t के पावर -2 होता है, m0 l1 और t के पावर -2। यहाँ पे l के पावर हमने कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब 1 था, ठीक है ना, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ये सबसे पहले हमने बीमा लिख दिया। उसके बाद हमें एक रूल कहता है, हमारा रूल क्या कहता है जी? ये सबको रूल पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जो होगा वो राइट हैंड साइड के बीमा के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? t है, तो t की बीमा क्या है? यहाँ पे है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे m0 l0 और t के पावर 1, ये हमने लिख दिया। फिर से इक्वल टू k लिखेंगे, ठीक है ना। k को चाहे ना तो हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम k लिखेंगे जिससे कि फॉर्मूला हमें मिल सके। तो ये k हमने लिख दिया। यहाँ पे l क्या है? यहाँ पे l है, ये l मतलब लंबाई का बीमा था, m0 l1 और t0, ये लंबाई की बीमा हो गई। फिर से g है, इसका पावर a है तो a हम लिख देंगे। फिर से g है, तो g का बीमा क्या होता है? m0 l1 और t-2 होता है, इसका पावर b हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है m0 l0 और t1। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से समझेंगे, m0 l1 t0 है, यहाँ पे m0 l1 और t-2 है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होगा जी? सबसे पहले तो ये घात इस पर, इन सभी पर गुणा कराएगा, तो ये m0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में a का गुणा होगा तो ये 0 होगा, तो m0 हो जाएगा, ये la हो जाएगा और t0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? mb हो जाएगा, lb हो जाएगा, सॉरी m0 हो जाएगा, 0 में b का गुणा होगा तो 0 होगा ना। और ये क्या हो जाएगा? t-2b हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं तो अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमारा m0 l0 और t1 है, और ये हमारा k है तो k लिख दिए। और ये देखिए हर समान होगा तो घातों को जोड़ लेंगे, तो m0 तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा। l के पावर a है, l के पावर b है, तो इसका मतलब l के पावर a + b हो जाएगा। और फिर से t है, तो t के पावर 0 है या t के पावर -2 है, तो -2b हो जाएगा। तो ये हमारे इधर इतना हो गया, ठीक है। अब इतनी बात अगर हम समझ गए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे? अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना कर लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर, अब देखिए अगर दोनों पक्षों को घातों की हम तुलना करते हैं तो m0 है, m0 0 से 0, तो इसका क्या तुलना करें? यहाँ पे देखेंगे a + b है ना, वो l के पावर a + b है, l के पावर 0 है, तो इससे हमें एक समीकरण मिलता है कि a + b = यहाँ पे 0 है तो 0 कर देंगे, ये हमें एक समीकरण यहाँ से मिला। दूसरा यहाँ पे -2b जो है, यहाँ पे t पे देखेंगे 1 के बराबर है, तो दूसरा एक और हमें समीकरण मिला कि -2b जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो दूसरा हमें ये समीकरण मिला, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ पे -2b, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, -2b = 1 था ना, -2b = 1।
ये -2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो b का मान आएगा -1/2। तो यहाँ पे b का जो मान आया -1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये -2 इधर आ गया, इधर गुणा में था इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो ये आ गया। अब b का मान आया है -1/2। अब ये b की जगह पर रख देंगे तो a + b। अब दूसरा हमारा समीकरण क्या था, a + b = 0 था ना। अब इस b के मान को यहाँ पे रखेंगे तो a अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 0 हो जाएगा। और ये a ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो a के पावर 1/2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए b का पावर -1/2 हमने ज्ञात किया है, b के पावर ये, और a के पावर 1/2 हमने ज्ञात किए हैं। अब ये दोनों हमें मिल गए ना, ये हमें दोनों मिल गए, ये दोनों हमें मिल गए। a और b का मान यहाँ पे हम इस समीकरण में a और b के मान को रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में a तथा b के मान को रखने पर तो अगर हम रख कर देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k = यहाँ पे क्या था जी, t क्या था, t था k l के पावर a और क्या था l और क्या था जी, g के पावर b था, g के पावर b था, यही ना था। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये k हो जाएगा, l के पावर a की जगह पर क्या मान है 1/2 है, तो 1/2 हम रख देते हैं, इंटू g के पावर क्या था जी, g के पावर था -1/2, तो -1/2 था, ये हमने रख दिया है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्त तो ये t ये k है जाएगा, और ये l के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब बटे ये देखिए g के पावर -1/2 है, अगर इसको हम नीचे लाएंगे ना तो ये g के पावर ये 1/2 हो जाएगा, नीचे हमने ला दिया तो ये क्या हो गया, बटे में ला दिए ना, तो ये अब प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला मिला, ये हमारा सरल लोलक का आवर्तकाल का ये फॉर्मूला है, ये हमारा सरल लोलक के आवर्तकाल का ये फॉर्मूला है। तो देखिए हमने क्या किया, एक हमें यहाँ पे एक हमारे पास एक प्रश्न दिया गया था कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो t है वो प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक की आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हमें व्यंजक पता करना था। तो देखिए बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग करते 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 जब यहाँ पे आए तो देखिए हमें सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, हालांकि सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक जो होता है ना वो t 2 पाई l के पावर 1/2 और g के पावर g के पावर 1/2 के बराबर होता है। मतलब हालांकि ये आपका फॉर्मूला होता है, वास्तव में सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे ये 2 पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे k लिखा हुआ है। 2 पाई क्या है, एक नियतांक है, यहाँ पे k नियतांक है। केवल बीमीय सूत्र का एक हल्की सी मैं कह सकता हूँ एक कमी है या एक सीमा है कि ये जो बीमीय सूत्र से हम व्यंजक तो पता कर लेंगे, बट जो कांस्टेंट का वैल्यू है, नियतांक का मान है, ये हम ज्ञात नहीं कर पाते। समझ रहे हैं, कांस्टेंट का मान नहीं पता कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 पाई करेक्ट मान दे दिया है ना नियतांक का, बट यहाँ पे नियतांक का करेक्ट मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे बीमीय सूत्र की सहायता से। तो ये इसकी एक कमी भी है, ये हम कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा भी अनुप्रयोग समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए। अब आता है हमारा तीसरा अनुप्रयोग और लास्ट अनुप्रयोग है बीमीय सूत्र का, इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे जी। ठीक है ना, चलिए तीसरा अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना।
तीसरा हम ये भी कर सकते हैं कि एक पद्धति का जो मात्रक है ना उसके दूसरे पद्धति के मात्रक में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, मतलब 1 न्यूटन है तो वो कितना डाइन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब डाइन क्या है तो याद रखेंगे बल का मात्रक है डाइन, और न्यूटन भी बल का ही मात्रक है। तो ये जो न्यूटन है ये MKS पद्धति के लिए है, और जो डाइन है ना वो CGS पद्धति में मात्रक होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं ये हमें बताना है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में हम चेंज करना है। तो चलिए कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ध्यान से समझेंगे। N2 = N1 और M1/M2 के पावर A। L1/L2 के पावर B और T1/T2 के पावर C। ये हमारा हो गया जी। ये आप एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ये आपको एक फॉर्मूला है जो मैं आपको कह दे रहा हूँ कि इसको आपको याद रखेंगे, इसी की सहायता से हम निकालेंगे जी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए MLT, ये एक विमीय सूत्र की तरह MLT ये हमने लिख दिया है। यहाँ पे अब देखिए ये इसका घात हमने दे दी है ABC। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ये सब क्या क्या है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जहाँ याद रखेंगे जो N1 है, M1, L1 और T1 है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ M1, L1, T1। ये सभी जो है ना ये याद रखेंगे N1, M1, L1 और T1, ये सभी क्या हैं तो ये सभी हैं हमारे, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी दिए गए मान हैं, ठीक है ना, दिया गया मात्रक है, दिया गया मात्रक है, ठीक है ना। जैसे दिया गया मात्रक में जैसे न्यूटन है ना, तो ये एक हमारे पास दिया गया वैल्यू है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं करना है, जबकि ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो ये हमारा दिया गया मान है, ठीक है ना। मान हम लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, दिया गया मान ही हम लिख देते हैं, दिया गया मान है। तो दिया गया जो मान है ना उसको हमेशा अंश में लिखते हैं, अंश में मतलब ऊपर लिखते हैं, तो उसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे N2 है, M2 है, L2 है और T2 है, ये हमारे क्या हैं, ये ज्ञात करने वाले मान हैं, ज्ञात करने वाला मान है जिसे हमें डाइन में ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने वाले मान है और जिसको हम हमेशा हर में लिखते हैं, हर मतलब नीचे लिखते हैं, तो दिख रहे हैं ना नीचे लिखा गया है। तो इतनी बात आप समझ के ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन हमसे क्या है ना, क्वेश्चन हमसे क्या रहा है कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन = कितना डाइन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, डाइन कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए न्यूटन जो है ना, न्यूटन ये एक MKS पद्धति है, MKS पद्धति है, और CGS पद्धति में हमें चेंज करना है। डाइन क्या है, एक CGS पद्धति है, तो एक पद्धति को दूसरे पद्धति में हम चेंज कर सकते हैं विमीय सूत्र की सहायता से। देख रहे हैं, कह रहे हैं ना एक पद्धति के मात्रक को, अब एक पद्धति का ये मात्रक है, एक पद्धति है MKS, इसका मात्रक है न्यूटन, दूसरा पद्धति है CGS जिसका मात्रक है डाइन। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में हम परिवर्तित करेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। तो चलिए अगर हम इसको लिखते हैं, मान पुटअप करके लिखते हैं, तो देख लेते हैं क्या मिलता है जी हमें। तो मान अगर हम पुटअप करें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लिखेंगे N2 = N1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा M1 है, ठीक है ना। अब M1 जो है उसको 1 kg हम लिख देंगे, ठीक है, M1 को हम 1 kg लिख देंगे कि नहीं। M1 जो है ये हमारा देखिए दिया गया मान है,
और दिया गया मान में m1 क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान MKS पद्धति में द्रव्यमान क्या मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, तो 1 किलोग्राम हम इसको लिख देंगे। और नीचे ये क्या है, ज्ञात करने वाला मान है। तो ज्ञात करने वाला मान जो है तो ये हमारा डाइन में दिया गया है ना, तो m क्या है, m को CGS पद्धति में किसको, m जो द्रव्यमान है इसको CGS पद्धति में हम ग्राम से लिखते हैं, तो 1 ग्राम हम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, L हमारा लंबाई है, तो लंबाई को 1 मीटर कर देंगे MKS पद्धति में, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर कर दिए। और समय को क्या कर देंगे, 1 सेकेंड कर देंगे, और नीचे भी 1 सेकेंड कर देंगे, क्योंकि MKS हो चाहे CGS हो या अदर मात्र पद्धति हो, उन सभी में सेकेंड ही उसका क्या होता है, मापते हैं सेकेंड से ही। उसके बाद इसका पावर हम क्या कर देंगे, इसका पावर, अच्छा चेंज नहीं किया क्या, अच्छा ये मैं आपसे पूछूंगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल का बीमा क्या होता है जी, बल का बीमा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, बल का बीमा क्या होता है, तो ये आपको पता होगा M1 L1 और T-2 होता है, M1 L1 T-2 होता है। तो यहाँ से अगर m के जगह पे पावर में 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ से a का मान 1 मिल गया। l के पावर में b के मान क्या, हम अगर तुलना कर दे तो b के पावर भी 1 हो जाएगा, और c के पावर में क्या हो जाएगा, -2 है तो -2 लिख देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे मिला ना, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, b की जगह पर भी 1 लिख देंगे, और c की जगह पर -2 लिख देंगे। बताइए इतनी बात आप समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं क्या मिलता है, N2 = M1। अब ध्यान से समझेंगे, अब 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तभी तो कटेगा ना। तो 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम हमने लिख दिए, अब बटे 1 ग्राम, तो ये हमने 1 ग्राम लिख दिए। अच्छा ग्राम को छोड़िए, ये चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। अब फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसे हमने लिख दिए, और इसका पावर 1, इसका पावर 1, और 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। तो देखिए 1 सेकेंड से ये 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 के पावर -2 है। 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, 0 के अलावा छोड़कर। अब ये N2 = N1। अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब नीचे का 1 का कोई मतलब है नहीं है, तो 1000 यहाँ पे है जी, यहाँ पे कितना है, 100 है जी, और यहाँ पे 1 का अगर 2 पावर में -2 भी है ना, तो इसका मान 1 होगा, 1 को हम छोड़ देते हैं। तो अब 1000 है यहाँ पे, N2 = ये N1। 1000 को हम चाहें तो 10 टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 10 को मतलब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो N2 = N1, और ये हम क्या लिख सकते हैं, 10 हर समान घातों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 के पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, n हमने कहा गया था दिया गया मान है, दिया गया मान क्या है, 1 न्यूटन है। तो n की जगह पे हम N1 की जगह पे दिया गया मान 1 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और गुणे 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो N2 मतलब ज्ञात करने वाला मान है, तो ज्ञात हम किस में कर रहे थे, डाइन में। तो ये हमारा डाइन का जो वैल्यू आ गया, डाइन का वैल्यू वो कितना आ गया, 1 × 10 टू द पावर 5। या हम इसको सिंपल सा ये लिख सकते हैं कि जो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 × 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना, ये होता है जी, ठीक है, ये होता है 1 न्यूटन बराबर 1 × 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो देख रहे हैं ना, 1 न्यूटन से डाइन का मान हमने निकाल लिया, कैसे, बीमीय सूत्र की सहायता से। तो ये थी जी बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग, जिससे हमने 3 अनुप्रयोग आपको बताया है कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। देखिए बहुत देर से बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, उसमें भी लाइट ऑन किया गया है, लाइट से और भी गर्मी होती है।
फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है और आपकी ही क्लासेस नहीं लेनी होती हैं, हमें बहुत सारी क्लासेस लेनी होती हैं, 12th के भी, 10th के भी, ठीक है, 11th का तो आप ले ही रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा ना, आपके लिए थोड़े से मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, जाइए वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।